बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून में हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, हमारी शहादतों की दास्तान बड़ी तवील है और लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान भी तवील है, लेकिन हम जब भी ये चाहते हैं कि अमन कायम हो, उसे हमारी कमज़ोरी समझ लिया जाता है शायद, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। हमें पता है कि दुश्मन वो किस किस तरह से आएगा और उसका मुकाबला किस तरह से करना है, मगर वो दुश्मन जो अंदर बैठ जाए या वो दुश्मन जो अंदरूनी हो और बैरूनी दुनिया में जाके हमारे ख़िलाफ़ मुहिम चलाए, रियासत मुखालिफ मुहिम चलाए, हमारे शहदा की तौहीन करने की कोशिश करे, होनी नहीं है। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ली जाए, क्योंकि जिनके दर्जात अल्लाह ने बुलंद कर दिए हैं, किसी की जुर्रत हिम्मत नहीं है कि वो उस दर्जे को किसी भी तरीके से कम कर पाए। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे फ़ौजी जवानों की शहादत और फिर हमारा भरपूर जवाब, उसकी धमक, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सामने आई, और फिर अमेरिका ने भी ये कह दिया है कि अफ़गानिस्तान की जो इंतज़ामिया है कि अपनी सरज़मीन को दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाह ना बनाया जाए। इससे सिर्फ ख़ित्ता ही नहीं, दुनियाए आलम के अमन को ख़तरा है, और उसकी इजाज़त बहरहाल हम अपनी सरहदों की ख़िलाफ़ वर्जी करने की और यहाँ आकर दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसी तरह अगर बात करें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा भी आज कर्नल काशिफ और शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर तशरीफ़ ले गईं, और उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि आखिरी दहशत गर्द को जहन्नुम वासिल करने तक कौम बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। इसी तरह हमारे वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दों को उन्हीं की ज़ुबान में जवाब देंगे, और हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। हमें डर लगता कोई नहीं। मरना तो है, बिस्तरे मर्ग पे भी लोग मरते हैं, ट्रक के नीचे आके भी मर जाते हैं, वो एक्सीडेंट के ज़रिए भी मर जाते हैं, लेकिन हम तो पहले से ही तैयार हैं अपनी छातियाँ चौड़ी करके कि आओ, हमारा तो सब कुछ अल्लाह के लिए है और इस वतन के लिए है, कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम जो करेंगे उसका अंदाज़ा शायद नहीं है। इसी तरह अगर बात की जाए मुआशी मामलात के हवाले से, तो आज कुवैत के सफ़ीर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की। उधर एक आला सतही वफ़द बहरीन का सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई, और इसी तरह अमरीका और चीन के सफ़रा ने अलग अलग मुलाकात की हमारे वज़ीर ख़ज़ाना से कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी और इसके मामलात और बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप कैसे कायम हो सकती है, उस पर बात हुई। खुशाइंद चीज़ें हैं, इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब एजाज़ अहमद। बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब आपके तशरीफ़ लाने का। हमारे साथ ऑल द वे फ्राम कैनेडा मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब अनीस फ़ारूकी। बहुत शुक्रिया अनीस आपके वक्त देने का। और यद तूला रखते हैं अपनी क्लियर गुफ्तगू में जनाब अकील यूसुफ ज़ई सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया अकील साहब आपके वक्त का। एजाज़ भाई, आप भी एक अरसे से, तवील अरसे से सब कुछ देख रहे हैं। हमारी कोशिश होती है, हमने अपने घर को ख़राब कर डाला हमसायों के लिए, और मुहाजिरीन का बोझ भी उठाया, और फिर हमने दहशत गर्दी भी खुद ही भुगती। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जवाद, मैं आपको ज़रा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। आपको याद है जब वो जो 15 अगस्त हुआ काबुल में, उस वक्त, उससे पहले भी हमने उसके, और ख़ास तौर पर उसके बाद वो जो दरमियान का अरसा था उस वक्त की हुकूमत का, हमने एक्स्ट्रा माइल गए। ठीक है जी। और वो जो पार्टी उस वक्त हुकूमत में थी वो ये कहती थी कि जो तालिबान हैं इनको दफातर भी खोल कर देने हैं। ठीक है जी। मैं ये समझता हूँ कि जो ये मसला जो है पहले भी टेढ़ा था, अफ़गानिस्तान पहले भी आसान जगह नहीं थी, लेकिन वहाँ से ज़रा टेढ़ जो है ना वो ज़्यादा हो गया। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि किस तरह से अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी को फ़रोग़ दिया। आप पिछले 2 साल, ज़्यादा दूर मत जाए, पिछले डेढ़ साल को ले लें। योब कैंटोनमेंट पर हमला होता है, चित्राल में चेक पोस्टों पर हमला होता है, जो आपकी जो इस्माइल खान में होता है, टांग में होता है, जो पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला होता है, मस्जिद में, पेशावर में मस्जिद में, कराची में पुलिस लाइन पर हमला होता है। हर हमले के डांडे जो है वो सरहद पार मिलते हैं। ठीक है जी।
اور ان کو یہ حوصلہ کیسے ملتا ہے یہ کرنے کا، یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز جانے دے رہی ہیں، لیکن جب آپ کے اندر سے کچھ عناصر جو مل جاتے ہیں، مل جائیں اور وہ یہ کہیں کہ جی نہیں ہماری غلطی ہے اور یہ نہیں اور یوں نہیں، یوں کرنا چاہیے اور ان سے یہ کرنا چاہیے، اور پھر وہ کر کے بھی دیکھا تھا۔ آپ کو یاد ہے جب اس وقت کی جو حکومت تھی اس کے دور میں انہوں نے، اور یہ ابھی اس وقت بھی ترجمان بنے ہوئے ہیں اس جماعت کے، بیرسٹر محمد علی سیف، یہ کیا نہیں کہتے تھے، اور پھر آگے بڑھ کر بات کرتے تھے اور کہتے تھے ان کو مذاکرات کریں، پھر ان کو لا کر بچایا بھی گیا تھا، اور وہ بڑی تعداد میں لا کر بچایا گیا، ان کے ووٹ بنائے گئے۔ تب تو وہ چائے کی پیالی بڑی مشہور کی جا رہی چائے کی پیالی بڑی مشہور ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ان کے رویے میں اور زیادہ تیزی آئی۔ پھر جب حکومت تبدیل ہوئی، پی ڈی ایم حکومت جب بنی اور پیپلز پارٹی اس میں شامل ہوئی، بلاول بھٹو وزیر خارجہ تھے، اس وقت ہم نے اپنی اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرس کو افغانستان بھیجا۔ یہ ہائیسٹ لیول تھا، ہم گو کے ریکگنائز نہیں کرتے افغانستان کی حکومت کو، وہ بری حکومت ہے، اور ٹیکنیکلی میری نظر میں، ذاتی نظر میں اس کو ریکگنائز بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے گئے، اور اس وقت سے لے کر اب تک ہم نے افغانستان کے لیے کیا نہیں کیا۔ ہم افغانستان میں آٹے کی ضرورت پوری کرتے ہیں، ہم افغانستان کے ڈالر کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور اس کے باوجود یہاں سے چوری ہو کر، اسمگل ہو کر وہاں وہ لے جاتے ہیں۔ ان سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہر حملے میں ملوث ہیں۔ اچھا، اور ان کو پھر اندر سے سپورٹ ملتی ہے۔ جب تک ہم ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے ٹارگٹ نہیں کریں گے، میرا خیال ہے کہ مسائل جو ہیں وہ بڑھتے رہیں گے۔ انیس فاروقی صاحب، ہم نے دیکھا آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے ہمارے شہداء کے حوالے سے، ہماری افواج کے حوالے سے، بلکہ پاکستان کے حوالے سے جس قسم کے مطالبات، احتجاج ہوا، اور وہ ایک ہوتے تھے آج کل یہاں سے تو مفرور ہیں، لیکن وہاں پہ وہ نگرانی کر رہے ہیں اس احتجاج کی۔ اگرچہ عظیم میاں صاحب کے بقول یسٹرڈے وہ کہہ رہے تھے کہ 25 سے 30 لوگ ہی تھے، لیکن یہ جو کھیلا جاتا تھا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے، کینیڈا بھی بڑا کہا جاتا تھا جی بڑا اچھا یونٹ ہے اس تنظیم کا، اب وہ پی ٹی آئی کا ہی نام ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے وہاں پہ، یا مجلس وعظ المسلمین ہے، کیا گراؤنڈ ریالٹی ہے؟ جواد، پہلی بات تو یہ کہ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، جو ابھی اعجاز بھائی نے بات کی نا کہ جب کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کے کھرے جا کے کہاں ملتے ہیں ہمیں وہ دیکھنا پڑتا ہے، تو ہم ہمیشہ جا کے سٹاپ ہو جاتے ہیں افغانستان پہ۔ افغانستان کے پیچھے کون سا کھرا جا کے ملتا ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، اور یہ وہی کھرا ہے جو کہ نیو یارک میں ہو، ٹورانٹو میں ہو، واشنگٹن میں ہو، یہ اس کو فائنینس کرتا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب یہاں پہ اوورسیز مظاہرے ہوا کرتے تھے ایم کیو ایم لنڈن کے ڈان کے لیے، تو اس میں پورا ایک ادارہ جو تھا واشنگٹن ایمبیسی کا، انڈین ایمبیسی کا، وہ اس کے لیے کام کرتا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ اتنے مفید نہیں ثابت ہوئے ان کے لیے، انہوں نے کچھ خاص موٹیویشن نہیں کر پائے، لیکن جو کام ان لوگوں نے کیا ہے نا، جو کام تحریک انصاف کے سو کالڈ اوورسیز ایکٹیوسٹ نے کیا ہے، جس کو نیم دلی سے کبھی آپ قبول کرتے ہیں اور کبھی آپ کہتے ہیں جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آدھی پارٹی قبول کرتی ہے، آدھی پارٹی قبول نہیں کرتی ہے، جیل میں بیٹھے ہوئے سسیلین مافیا کے جو رہنما ہیں، جو وہاں سے کنٹرول کر رہے ہیں، ڈان ہیں جو سب سے بڑے، وہ تو آج تک ایک لفظ ان کے منہ سے ہم نے نہیں سنا ہو کہ کبھی انہوں نے کہا ہو کہ یہ میرا راج دلارا عادل راجہ میرا نہیں ہے، یا محیط پیرزادہ میرا نہیں ہے، یا یہ سارے جو ویلاگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے باہر۔ یہ جو انہوں نے مظاہرے کیے تھے، یہ بے شک بلا شبہ 20-25 لوگ ہی تھے۔ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب اس میں امید کی جا رہی تھی کہ ان مظاہروں میں کم از کم جو ہے 400-500 ہزار بندہ تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن اب ان کے اپنے اندر کچھ کا تو ضمیر جاگ گیا ہے، کچھ لوگ جو بھٹکے ہوئے تھے وہ شاید راہ پہ آ گئے، اور کچھ لوگوں کو ان کی فیملیز کی طرف سے اتنا پریشر ہے کہ یہاں پہ سرکار پاکستان ایسے لوگوں کو چن کر جو کہ ملک دشمنی، دیش دروہی میں کام کر رہے ہیں، ان کو انہوں نے ان کے نائی کاپ وغیرہ اور جو شناختی کارڈ ہیں اس پہ بھی کام کرنا شروع کیا۔ میں تو یہ جواد آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، پی ٹی وی کے تھرو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پوری ایک فہرست تیار کی جائے، یہ گنی چنے مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کو عبرت ناک اگر کوئی سزا آپ باہر نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کی پاکستان کی جو
وہ جو مزے لگے ہوئے ہیں، شہریت لگی ہوئی ہے، سارے کام یہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں پاکستان کو. بیگمات ان کی جا کے جو ہے نا طارق روڈ اور لبرٹی مارکیٹ سے شاپنگ کرنے ہر مہینے 6 مہینے بعد جاتی ہیں. تو یہ مطلب یہ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. کیا مطالبہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نائکاپ بلاک کر دیا جائے؟ بالکل سر، میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ ان کا نائکاپ بھی بلاک کیا جائے، پاسپورٹ کینسل کر دیے جائیں، اور وہاں کی مقامی کونسلیٹ کو، سفارت خانے کو یہ سارا معلوم ہے کہ کون لوگ ہیں. نہیں معلوم ہے تو صحافیوں سے پتہ کریں، ہم پوری لسٹ ان کو فراہم کر دیں گے. لیکن یہ جب تک نہیں کیا جائے گا، میں بھی پچھلے دنوں ایک افطار پارٹی میں تھا، وہاں میری ایک بڑے اچھے دوست ہیں، پی ٹی آئی کے سمجھدار ہیں، ان سے بات ہوئی. میں نے کہا آپ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے. کہیں گے نہیں یار دیکھیں پاکستان پہلے، ہمیں پاکستان آنا جانا بھی ہوتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اور ہماری فیملیوں کے جو ہے نا شناختی کارڈ کینسل ہو جائیں، نائکاپ کینسل ہو جائیں. تو ہم اس ایک لائن تک تو جاتے ہیں، مطالبہ تو کرتے ہیں سیاسی طور پہ، لیکن ہم اس حد تک نہیں جاتے کہ ہمیں یہ جو ہے اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے. اور اس کے لیے اب لوگوں میں یہ شعور جاگ رہا ہے، اگرچہ یہ صرف بات ہے، ابھی اس میں کوئی ایکشن نہیں ہوا، لیکن یہ اس بات سے اتنا خوف جاگ گیا ہے کہ اب وہ تعداد محدود ہو کے سکڑ کے مٹھی بھر لوگ رہ گئے. اور یہی وہ طریقہ کار ہے. جب تک آپ کیرٹ اینڈ اسٹک والا سلسلہ رکھیں گے تو ہم نے کیرٹ بہت کر لی، اب اسٹک کا ٹائم ہے. لیٹس ڈو دا ہارڈ وے، لیٹس ڈو پنش، ان کو عبرتناک سزائیں دی جائیں. سزا سے مراد یہ کہ کینسل کر دیا جائے، یا پھر یہ کہ وہ بھٹکے ہوئے راستے پہ واپس آ جائیں. صحیح. عقیل یوسف زئی صاحب، آپ نے انیس فاروقی صاحب کی بھی بات سنی، اعجاز صاحب کی بھی بات سنی. تو یہ جس طرح اعجاز صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے خود راستہ دیا، ہم نے خود آباد کاری کی، ہم نے خود دفتر بنانے کی بات کی، ہم نے خود ان کو، اور آپ بھی اس دن کہہ رہے تھے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ یہ تو تیاری کر رہے ہیں پوری کے پیچھے ہمارے کھڑے ہیں دہشت گرد یا تحریک طالبان کا علم جو ہے. تو یہ جو انیس فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مہم چلتی ہے، جو ٹرینڈز بنتے ہیں ہمارے اداروں کے خلاف اور شہداء کی بے حرمتی کی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے، اس حوالے سے کیسا مطالبہ ہے ویسے انیس کا؟ بالکل، میں تو دونوں جو ہمارے سینئرز نے تجاویز کی ہے اور کی ہے، میں تو اس سے بالکل متفق ہوں. پچھلے ہفتے جو ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے نشاندہی کی تھی، خدشہ ظاہر کیا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہی ہے. بدقسمتی سے 16 تاریخ کو ہم نے دیکھا بھی کہ کس طریقے سے حملہ ہوا. اس کے بعد کل جو پاکستان کا ریئیکشن آیا، پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں رسمی طور پر اس کاؤنٹر اٹیک کا یہ جو کارروائی ہوئی ہے اس کو اول کیا گیا، اس کو اونرشپ لی گئی، اکنالج کیا گیا. اس کی کوئی صورت ہوتی ہی نہیں. اب صورتحال کیا ہے؟ دو چیزیں جو پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی معاشرت کے لیے، پاکستان کی سیاست اور صنعت سب کے لیے بہت خطرناک ہے. ایک ہے ٹی ٹی پی کی شکل میں یا ٹی ٹی پی کی اتحادیوں کی شکل میں، جس میں داعش اور افغان حکومت بھی شامل ہے. ابھی اس والے ابہام سے اور یہ چکر ویو سے ہمیں نکلنا چاہیے کہ گڈ ہے اور کہ بیڈ ہے. بھائی ہم نے یہ سودا جو ہے نا اس سے ہمیں بڑا نقصان پہنچا ہے، اس والے سے نکلنا ہی چاہیے. ٹی ٹی پی اور اس کی اتحادی وہ پاکستان پر فزیکلی حملہ اور ہے، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی ہے. انیس فاروقی کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب یہ گیم لوکل نہیں رہا، یہ پاکستان اور افغانستان کا بھی نہیں رہا، اس میں پریکٹسز ہے، ہم تک اس کا پتہ بھی ہے. دوسری اس سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے نا، جس کی طرف آپ نے تمہید میں اشارہ کیا، وہ شرپسند ہے، جو کہ میرے حساب سے پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی معاشرت کے لیے ٹی ٹی پی سے زیادہ خطرناک ہے. وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی کے واقعات میں پاکستان کی جو سلامتی ہے، پاکستان کی جو ساکھ ہے، پاکستان کی جو یکجہتی تھی، اس کو نقصان پہنچایا ہے. بدقسمتی سے ابھی تک اس والی حکومت کے قیام تک پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ پاکستان کی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر نے اس طرح کا ڈنڈا نہیں چلایا. سٹیک جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا، بالکل ڈنڈا چلانا چاہیے. اب ہم مزید جو ہے نا تجربات کی اور رعایت کو متحمل نہیں ہو سکتے جس طرح کے لینا چاہیے تھا. مگر آج بھی آپ نے محسن نقوی صاحب کا سٹیٹمنٹ پڑھا ہے، وہ کلیئر میسج کیا ہے کہ بھائی اسی حساب سے جواب دیا جائے گا جس حساب سے وہ حملہ کریں گے یا جو لہجہ وہ سمجھتے ہیں. دیکھیں ایک بات جس میں پشاور میں بیٹھ کر میں بڑا پریشان ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے تمہید میں کہا بھی کہ آج مریم نواز صاحبہ بھی گئی ہے، کل وزیر اعظم صاحب بھی گئے تھے. اس سے پہلے ہمارے بیمار اور سب سے سینئر پالیٹیشین پریزیڈنٹ نے شہداء کے جنازوں کو کاندھا دیا، آرمی چیف بھی ادھر موجود. آپ مجھے بتائیں، یہ جو پاکستان کا سو کارڈ نیشنل میڈیا ہے، ابھی میں تمام چینلز دیکھ رہا تھا،
किसी ने जो है ना पाकिस्तान के एक हसास सूबे जहाँ के एक जिले पर हमला हुआ है और यहाँ से फिर वहां पर हमला हुआ है, उस वाली पार्टी की किस तर्जुमान ने जो है ना किसी शहीद के घर जाकर तज़कियत किया। देखे 7 लोग शहीद हो गए हैं फैजी साहब, 7 ये इस तारीख को 16 तारीख को, एक कैप्टन है, एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, 5 जो है ना वो खून है, 5 जो शुहदा है उस हमले में। कोई भी चीफ मिनिस्टर समेत कोई वजीर कोई बैरिस्टर साहब जो है ना वहां पर नहीं गया है ताकि उन लोगों की रसा के साथ जो है ना जाकर इज़हार तज़ियत करे। ये ज्यादा खतरनाक चीज है टीटीपी के हमलों के मुकाबले में। और आज आपने देखा भी, आज बैरिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है पाकिस्तान टेलीविजन के प्लेटफॉर्म, शुक्र है कि आप लोग इन इश्यूज को टाइम देते हैं, उन्होंने कहा है कि अडियाला जेल में बंद हमारे कायद को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किया जाए। यार आप लोग इधर जंग लड़ी जा रही है, आप लोग उससे गायब हो, आपका बयानिया नहीं है। आप उस वाले वाकये के बाद भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की है, आपने पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ नारे लगाए हैं, ऊपर से आप लोग जख्म नमकपाशी करके कह रहे हैं कि उस वाले बंदे को जो 9 मई के ऑन द रिकॉर्ड जिम्मेदार है, आप भी उसमें शामिल हो। आपके ये जो चीफ मिनिस्टर है जिसके नाकाबिल जमानत वारंट जारी हो गए, तफात है, सोने तफात है, आप लोग इस तरह के वो करें तो मेरे ख्याल में अभी डंडा चलाने की अशद जरूरत है। बहुत इसमें दूसरी राय है। इजाज साहब, डंडा चलाने की ज़रूरत है। फिर अनीस फारूकी साहब ने मुतालबा भी कर दिया कि ऐसे जो शरपसंद हैं और जो मुल्क दुश्मन है ना को ब्लॉक करें, और उन्हें वाजे बताएं कि भाई जी ये की कर रहे हो तुसी, डंडा चलेगा तो फिर ये भागे भागे इंसानी वो हुकूक की बातें शुरू कर देते हैं और फिर एक दम से फिर एक नई मुहिम चला देते हैं। टैकल किस तरह करना है इनको? देखिए जवाद, पाकिस्तान में सियासी तरीक़ें पहले भी चलती रही हैं और खाली पाकिस्तान ही में नहीं, पूरी दुनिया में मुल्कों में चलती रही हैं। आपने कभी सुना कि किसी इंडियन या किसी और मुल्क के किसी रहनुमा ने जो अपने आप को ऐसा लीडर कहता हो जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है और पता नहीं क्या क्या खुदाई दावे भी सामने आ जाते हैं उनकी जानिब से, नाउज़ुबिल्लाह। कभी आपने ये सुना कि उन्होंने किसी ने IMF को ख़त लिखा है, कभी किसी को ख़त लिखा? आप लॉबिंग अपने हुकूक के लिए ज़रूर करते हैं, लेकिन क्या आप रियासती जो मराकज़ हैं ताकत के, सियासी ताकत हो या अस्करी ताकत हो, कभी किसी ने दुनिया में अपनी रियासत पर इस तरह हमला किया है? नहीं। वो जो अभी नाम ले रहे थे अनीस साहब, पीरजादा साहब का, वो कल परसों मैंने उनका एक वीडियो देखा। एक ज़माने में तो वो बहुत जो है वो पता नहीं क्या क्या करते थे पैसे लेने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत से। अब्बे के अंगूठे वाले जो है जी, अब्बे के अंगूठे वाले। अच्छा। अब वो जो कुछ भी फरमा रहे थे, मेरा ये एक तो बुनियादी सवाल ये कि क्या अमेरिका में कोई शहरी अपने मुल्क पर हमला करके ऐसे आज़ादी के साथ घूम फिर सकता है जैसे पाकिस्तान में? आपने कैपिटल हिल वालों का हाल देखा? कैपिटल हिल वालों का हाल देखा? मैंने बारहा ये कहा है, लिखा भी है कि कैपिटल हिल में जो सजा दी गई वो खुसूसी कानून के तहत, हाँ जी, नॉर्मल लॉ के तहत सजा नहीं दी गई। पाकिस्तान में 9 मई हुआ, खुदा न खास्ता 9 मई को कोई दुश्मन अगर फ़ायदा उठाना चाहता पाकिस्तान की सूरत हाल से तो क्या हो सकता था? आपने पाकिस्तान की जो रियासती ताकत है उसके मराकज़ पर हमला किया, आपने जो है वो FC किले पर हमला किया, वह अपना झंडा लहराया उतार के। ये तो, और फिर सवाल आप करते हैं कि सामने से जवाब क्यों नहीं दिएगा? आप ये चाहते थे कि ब्लड शेड हो जाए? आप जवाब तो आपको रियासत ने इसलिए नहीं दिया, वरना रियासत कमजोर तो नहीं होती। यस, आपको रियासत ने जवाब इसलिए नहीं दिया कि उसके शहरी जो है वो, क्योंकि आप चाहते यही थे और उन्होंने नहीं आप किया। ये चाहते थे और उन्होंने आपके टैप में, वो आपके टैप में नहीं आए। सही, बिल्कुल। दूसरा जो वाशिंगटन में मुजाहरा हुआ, आप ये देखिए ना कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें हम आप सब जानते हैं, आम बच्चा भी जानता है क्योंकि हम रोज़ उससे गो थ्रू कर रहे हैं ना। आपकी पार्टी के एक चीफ ऑफ स्टाफ जो आपके चीफ ऑफ स्टाफ थे और यहाँ से मफरूर थे, वो क्योंकि अदालत से जमानत पर इजाज़त लेकर बाहर गए थे, उसके बाद वो मफरूर हो गए, वो वहाँ उस मुजाहरे की क़यादत कर रहे थे। और क्या रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अस्करी अदारों के बारे में भी कह रहे हैं कि सांस खराब हो गया था। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं कि जनाब वो फलां को रिहा करें और फिर ये काम करें, इलेक्शन को ऑडिट कराएं।
क्या IMF का ये काम है? नो। आज ही मैंने किसी एक्सपर्ट से ये सुना, और ये बात ठीक भी है कि जो आलमी अदारे हैं वो उनके अपने काम करने के कुछ ज़वाबित होते हैं, वो उनके तहत काम करते हैं, आपकी ख्वाहिश पर काम नहीं करेंगे। फिर आप यहाँ तक नहीं रुके, GSP प्लस के हवाले से भी कोशिशें हुई, वो अब तो तश्तज़ बाम हो गई सारी चीज़ें, ये सारे मामलात होते रहे। फिर आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब वो जो बानी साहब हैं, बानी PTI, उनको आप खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल कर दें। यानी मतलब जहाँ आपकी हुकूमत है, जहाँ 9 मई का एक मफरूर, माफ़ कीजिएगा वज़ीर आला है, जिसके आज वारंट भी जारी हुए हैं, यानी आप ये चाहते हैं कि वहाँ आप उसको ले जाएं और वो जेल से निकाल के CM हाउस में ले जाए। देखिए ना, और फिर आप आज भी आप ये जो अभी अकील यूसुफ़ज़ई ने बात की कि पिछले 5 हमलों में जो शहादतें हुई हैं, आप मुझे किसी एक, 5 तो मुझे याद हैं, उससे पहले भी चले जाएं, कोई एक मुज़म्मती बयान दिखा दें। एक साहब जो बहुत चैम्पियन बने फिरते हैं जमहूरियत के आजकल और बड़े रहनुमा हैं और कौमी असम्बली में बैठ कर भी सिगरेट पीते हैं, वो साहब क्या कुछ फरमाते हैं। उनके अपने शहर का है एक सिपाही जो शहीद हुआ है मीर अली में, हाँ जी, लकी मरवत का है, ठीक है जी, बिल्कुल। फिर जिस सूबे में 3 कम से कम या 4 वो है, उसी सूबे से हैं जहां आपकी हुकूमत है, आपने एक लफ्ज़ तक अदा नहीं किया। आप सिर्फ आपकी तवज्जो इस बात पर है कि एक साहब जो है वो अपने सियासी मुकदमात वो लड़ें, लड़ने के बजाय वो उनकी सज़ा आप बस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सज़ा ख़त्म कर दें, उनको बाहर कर दें। आप मुकदमात नहीं लड़ते, आप अपनी पार्टी के इलेक्शन ठीक से नहीं कराते, आपके आइन में जो लिखा है आप वो उस आइन के तहत इलेक्शन नहीं कराते, और फिर कहते हैं कि जी वो फ़लाँ है और फ़लाँ ने हमें जो इंतखाबी निशान नहीं लेने दिया। इन सारी चीज़ों को देख कर, और मैं ذاتی तौर पर ये समझता हूँ कि इनको जो है वो इस वक्त जो टैकल कर रही है गवर्नमेंट, बहुत सारे लोग उसके ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन एक लिहाज से ये अच्छा भी है। आप देखिए ना कि अदालतें ये कहते हैं कि जी अदालतों पर प्रेशर है, कौन सी अदालतों पर प्रेशर है? 2 मुकदमात में तो आज बानी PTI को रिहा किया है, और वो जज है शाइस्ता 18-19 की जज है, ठीक है जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई बार आपको रिलीफ मिला, सुप्रीम कोर्ट से आपको रिलीफ मिला, लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, पेशावर हाई कोर्ट तो 2 कदम आगे चली गई कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो अभी हाल ही में ये खवातीन की नशिस्तों वाला मामला था, उसमें स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था, हालांकि उसका पेशावर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार भी नहीं है। तो आपको और क्या चाहिए? अदालतें आज़ाद हैं, आप जाएं अदालतों में जाएं, आप दुनिया को ये प्लेटफॉर्म मौजूद है ना, तो हाँ। और जब आप खत लिखते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? जो आलमी अदारे होते हैं वो चाहते हैं कि मुल्क पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जानिब बढ़े। आप लोग उनको ये बता रहे हैं कि खबरदार अगर आपने पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की, क्योंकि हमने यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रखनी है, हमारी ये ख्वाहिश है कि पॉलिटिकली हम स्टेबल ना हो सकें जब तक। और फिर बात कहते हैं जी बात करें, बात किससे करें? 4 मुख्तलिफ आवाज़ें तो आपकी पार्लियामेंट में हैं, किससे बात करें? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे एक वक्फे के लिए जाना है, ब्रेक लेना है, वापस आएंगे तो मज़ीद बातें करते हैं। स्टे विद अस। अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। रमजान पाकिस्तान, रमज़ान के इस बाबरकत और रहमतों वाले महीने में हम पेश कर रहे हैं आपके लिए खसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान। रमज़ान पाकिस्तान। हम करेंगे बात रमज़ान की अज़मत, हुर्मत और फजीलत पर, जिसमें होंगे शामिल सब्र, क़नात और तकवा के मौज़ूआत। आगाह रखेंगे आपको हिफ़्ज़ान सेहत के असूल और दीगर मसाइल से। रमज़ान के रूह परवर अय्याम में देखना न भूलिएगा खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान
पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी, मेरे साथ जनाब एजाज़ अहमद मौजूद हैं, अनीस फारूकी मौजूद हैं और जनाब अकील यूसुफज़ई। आज अकील यूसुफज़ई साहब एक चैनल पे मैं प्रोग्राम में था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा था कि 10 साल में KPK की हालत बदल दी और कमाल जो है वो तरक्की हुई वहाँ पे। तो मेरा बस इतना ही कहना था कि यार मैं पहले शायद आया नहीं तरक्की के दौर में, हाँ अब मैं सवात जाते हुए कर्नल शेर खान इंटरचेंज जब देखता हूँ तो मुझे तरक्की के आसार अब भी नज़र आते हैं। वो जिस तरह जला हुआ है अब तक, ये जलाओ घिराओ और उसके बाद ये जो हमने एक तैयार किए दौलत शाह के कड़े वाले लोग, तो उनको वापस नॉर्मलाइज करने के लिए और उनके जज्बात को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस किस को क्या करना चाहिए, मुझे, आपको और तमाम तर जो तबकात हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो हमें अपने बयानिए को दुरुस्त करना चाहिए, बल्कि दुरुस्त करने की जरूरत भी नहीं है, जारहाना बनाने की जरूरत है। एजाज साहब ने गालिबन या फारूकी साहब ने इशारा किया कैपिटल हिल पर, तो ये जो हमारे नामुनिहात जो है ना मोमबत्ती माफिया के लोग जो आजकल पाकिस्तान के वो एक जिसको हम ट्विटर कहते हैं उस पर बहुत ज्यादा इंसानी हकूक का मसला जो है ना करार दे रहे हैं, मगर फेसबुक पर वहां पर अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उस पर खामोश है। तो मेरे ख्याल में हमें जारहाना अंदाज में इन तमाम अनासिर को डील करने की जरूरत है। हमें ये भी पता है, मैं आपको फिगर बताता हूँ, ये पेशावर हाई कोर्ट ने ये वाले 9 मई के शरपसंद को तो छोड़ा था, मेरे लिए तो उनके लिए जो है ना शरपसंद के अलावा दूसरा कोई नाम है ही नहीं। चलो दहशतगर्द जो है ना बाकी लोग बुरा मान जाएंगे कि हमारा खिताब उनको दे रखा है, उनके अपना एक मैंडेट है, उनके अपने चंदा तो शरपसंद ही है। आपको पता है इनसे पहले इसी पेशावर हाई कोर्ट ने 115 TTP के हार्ड कोर जो जिन लोगों ने खुदकश किया है उनको जमानतें दी है। पूरी लिस्ट है मेरे पास, किसी और प्रोग्राम में मैं उनके नाम आपको बता दूंगा। अब इस किस्म की सूरत हाल में मैं अभी आपको रिसेंटली जो इशू है वो बताता हूँ, आप लोग हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला साहब और उनकी टीम गुज़श्ता 5 दिनों से इस इशू में फंसी हुई है कि जो करोड़ों की तादाद में या करोड़ों के हिसाब से जो उनके MPAs या वज़रा के जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की नई IG की तैनाती के लिए पेशकशें मौजूद है, उसमें किसको वो किया जाए, अपॉइंट किया जाए, अंदाजा लगाए। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये ब्रेक करता हूँ, ये खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा के एक साबिक IG ने जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाका जात से है, उनको ऑफर की गई। उन्होंने कहा कि भाई इस वाले हुकूमत के साथ तो मैं कम अज कम अपने शुहदा या अपने नौजवानों को शहीद होने वाला की इजाजत नहीं दूंगा, मैंने नहीं करना है। 2 IGs ने जो कि साबिक IGs रहे हैं उन्होंने इनकार किया। ये आपके खैबर पख्तूनख्वा जिस सूबे में जंग जारी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है। एक और खबर आपके साथ शेयर करता हूं, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के ये वाले वज़ीर आला साहब और उनकी हुकूमत शहाब अली शाह नामी उस बंदे को चीफ सेक्रेटरी लाने के लिए लॉबिंग कर रही है, जिसने एक नाम मैं नहीं लेता हूं, कनाडा में एक कहां पर जाकर जो है ना बल्कि तो अरशद शरीफ साहब को सरकारी प्रोटोकॉल में मुराद सईद के कहने पर CM हाउस पेशावर से महमूद खान के कहने पर, इमरान खान के कहने पर गाड़ी में बिठाकर पेशावर एयरपोर्ट से भेज दिया और फिर उनके साथ जो कुछ हुआ उस बंदे को आप लाकर खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी बनाएंगे। इसमें अगर फेडरल गवर्नमेंट या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत नहीं की और इस किस्म के लोग फिर आकर यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में मामलात को चलाएंगे तो कम अज कम हम ये तवक्को नहीं रख सकते कि फिर ये लोग ट्रू डायरेक्शन में जाएंगे, एक राइट डायरेक्शन में जाएंगे। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। हमें अपनी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना चाहिए। हमने अफगान पॉलिसी का कभी दिफा नहीं किया, मगर अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम देना चाहिए कि भाई एनफ इज एनफ, हम मजीद जो है ना इन तमाम चीजों को बर्दाश्त करने की
वो नहीं करेंगे। अनीस फारूकी साहब, अभी जिस तरह बात हुई कैपिटल हिल की, इसी तरह ये बड़ा नारा गूंजा और पूरी दुनिया में बड़ा हमें ये बताने की कोशिश की गई, बेशक एक्स पे की गई, या अब एक्स का क्या कहूँ, एक्स वाले भी अदालतों में है जी कि हमें पता ही नहीं चला और निकाह भी हो गए, लिहाजा उस पर भी बड़ी मुहिम चलाने की कोशिश की गई कि जी हम कोई ग़ुलाम हैं, साइफर लहरा दिए गए, और फिर इनके चाहने वालों ने बड़ा कहा जी पाकिस्तान में एक अंगड़ाई आ गई, हम ग़ुलाम नहीं हैं। उसी मुल्क के अंदर मुजाहरा करना, उसको ख़त लिखना, पहले वो ऑडियो लीक्स हुआ करती थी, अब बरमला कैमरों के सामने आके कह रहे हैं हाँ जी हम ख़त लिख रहे हैं, हाँ जी हम मुजाहरा कर रहे हैं, हाँ जी हम तौहीन कर रहे हैं। ये अब कितना फ़र्क पड़ा है वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों के ज़हनों में कि यार पहले तो हम ग़ुलामी कबूल नहीं करते थे, अब उसी से इस्तदा कर रहे हैं, उसी से मुतालबा कर रहे हैं। देखें, पहले ख़त वाला कट्टे को निपटाते हैं, और जी ये लोग तो मतलब बिल्कुल सीधे मासूम बेचारे लोग हैं ना, ये जो कौम है, इसको तो दुनिया की इदारों कैसे ऑपरेट करते हैं ये तो नहीं पता। वो क्या खूबसूरत शेर है कि नामवर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो ख़त जिनके जवाब आते हैं। तो भाई IMF से तो कोई जवाब नहीं आने वाला जवाब भाई, क्योंकि वो उनका जो है उसमें डोमेन में नहीं आती ये सारी चीज़ें, ये अपना काम करते रहेंगे जो लाख करते रहें। जहाँ तक बात है कि ये इन लोगों की समझ में ये बात आएगी कि नहीं आएगी, फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, और अकील भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात की, मैं एक कदम आगे जाऊंगा। मतलब एक तो मैंने कहा ना कि इनके नाइकॉप वगैरह पे थोड़ा सा पाबंदी लगाना शुरू करें, दूसरा ये पेशावर के हवाले से आपकी मौजूदा हुकूमत, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसको आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक पार्टी ऐसी है जो उसको पीछे की तरफ धक्का दे रही है। तो फिर आप मुझे बताएं कि इस मुश्किल हालात में हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे। तो इसका हल क्या है, मैं ये हल सजेस्ट कर रहा हूँ, वो ये है कि देखें जो ये पेशावर हाई कोर्ट से फैसले आ जाते हैं, चीफ मिनिस्टर जो है वो फैसिलिटेट करा देते हैं, मुजाहरे हो जाते हैं, ये हुकूमत ही मैं कहता हूँ कि इसको ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पे सीधा सीधा गवर्नर राज लगना चाहिए जब तक कि पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो सकता। कैपिटल हिल के हवाले से ये बड़ी अहम बात है कि जब कैपिटल हिल पे स्पेशल लेजिस्लेशन के तहत मुकदमात चलाए गए, गिरफ्तार किए गए, सजाएं सुनाई गई, तो वहाँ का कोई बड़ा जो जिसे कहते हैं ना कि जय्यद जर्नलिस्ट, जो मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन हमारे जो पाकिस्तान के सबसे बड़े अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं, उन्होंने शोर नहीं मचाया। वहाँ पे एंडरसन कूपर और वॉल्फ ब्लिट्जर मैदान में नहीं उतर आए इंसानी हकूक़ की आवाज़ उठा के, आज़ादी इजहार की आवाज़ उठा के, ओ ये नहीं होने देंगे, ये तो हमारे हकूक़ पे ज़रब लग गई। हमारे यहाँ तो 2 मिनट आप कोई बात करें, मारंग बलोच आती है तो हमारे हामिद मीर वहाँ पहुँच जाते हैं आंसू बहाने के लिए। अब मैं हामिद मीर का नाम इसलिए भी नहीं लेना चाहता कि मेरी उनकी एक थोड़ी सी ज़ाती टसल चल रही है कि उन्होंने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया है, मेरी बातें बर्दाश्त नहीं हो सकी। लेकिन ये इसका मतलब ये है कि जहाँ सच और हक़ की बात होगी वो आपको बर्दाश्त नहीं होगी, और आप चाहेंगे कि आप ही के जो है हमनवा बैठ के आपको तारीफ़ें करते रहें। कैपिटल हिल जैसी एग्जाम्पल है हमारे पास। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो पाकिस्तान के आइन से थोड़ा हटकर भी है, और कोई हम पे आलमी ताकत एतराज़ भी उठाती है, उनके मुंह पे आप मारें, जो कैपिटल हिल वाली जो मिसाल है कि ये हमारे मुल्क की सालमियत का मसला है, ये कोई सियासत का मसला नहीं है। जवाद भाई जी एक बात समझ लो, ये सियासत का मसला नहीं है, ये किसी पार्टियों की आपसी रंजिश इख्तिलाफ का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ सलामती का मसला है, उसकी बका का मसला है। और जब बका का मसला आता है तो फिर इसको हम कोई सियासी तौर पे हल नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा इलाज मौजूद है जी, और वो हमारे बहादुर लोग हैं जो कि सरहदों पे भी लड़ते हैं, और जो हमारी कमबख्ती ये है कि हमें इनसे भी लड़ना पड़ता है। और इनसे लड़ना इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारी सियासी मफाहमतें, मसलतें, दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ, ये हमें इजाज़त नहीं देती कि जी हम जो है ना कोई खुल के कोई काम कर सकें, हम कोई खुल को कोई बयान दे सकें, बड़ा पोला पोला सा ढोलकी बजा के हम निकल जाते हैं। ये इनके बस की बात नहीं है। आपको देखना होगा कि ये हमारा पाकिस्तान है, हम 2024 में हमें किन मुश्किलात का सामना है और ये हल कैसे होंगी, और कौन हल नहीं कर रहा है। ये वोट लेकर आ गए हैं, इन्होंने शेरवानियाँ पहन ली हैं, इन्होंने सूट पहन लिए हैं, सेनेट में चले गए हैं, वज़ीर बन गए हैं, लेकिन आर दे हैंडलिंग द मेन प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान विच इज़ इंटरनल टेररिज्म। अब मैंने मुईद की आपको बताया था, एजाज भाई ने भी जिक्र किया, मुईद जैसे लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। तो हम तो उनको इजाज़त देते हैं, क्या उनके यहाँ पे कोई डाकखाने नहीं है? क्या उनके यहाँ रिश्तेदार अजीज़ नहीं है? क्या उनकी कोई जायदादें नहीं है कि जिस पे हम कोई एक्शन लेके कम से कम वो लीज को टाइट तो कर सकें? वो लीज टाइट नहीं करेंगे तो इनको तो खुली सीट होगी कि जी हमारे लिए तो हम इधर बोलेंगे तो इधर हमारे लिए 4 जर्नलिस्ट मेन जर्नलिस्ट खड़े होकर बोलना शुरू हो जाएंगे।
ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا، اور بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ آہنی ہاتھوں سے ہینڈل کرنا ہوگا. بلکہ انیس آپ نے جو کہا نا کہ کتنے منہ، مجھے رحیم جان صاحب کی کتاب دو منہ ہی یاد آ گئی، کہ ان کے تو زیادہ منہ ہیں ویسے، وہ تو چلے دو منہ ہی لکھی تھی نا انہوں نے اپنے افسانے کینیڈا میں. اعجاز احمد صاحب، ایک طرف یہ ساری باتیں ہم نے کر لی، ملک دشمنی ہے اور ملک کے خلاف جو مہم ہے، دوسری جانب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج میں نے دیکھا کہ کویت کے سفیر وزیر اعظم سے ملے اور انہوں نے اس پہ شکریہ ادا کیا کہ جب ہمارے اوپر آفت تھی ارلی 90s میں، جب کویت کا معاملہ ہوا تو تب بھی ہمیں سپورٹ کی گئی، اور اب بھی وہ کافی ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری کے معاملات پہ بھی ڈسکشن ہوئی. ادھر میں دیکھتا ہوں کہ بحرین کا اعلیٰ سطحی وفد صدر مملکت سے ملتا ہے. ادھر میں دیکھتا ہوں کہ چین اور امریکہ دونوں کے جو سفیر ہیں الگ الگ وزیر خزانہ سے ملاقات کرتے ہیں. ہماری تو ضرورت اس وقت معاشی طور پہ، پھر SIFC وہ پلیٹ فارم موجود ہے، بڑی شفافیت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ جو حرکتیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں تو نقصان پہنچا رہی ہوں گی نا. دیکھیں، میں بہت لمبے عرصے سے ڈپلومیٹک فیلڈ بھی کر رہے ہیں کور کرتا ہوں، اور لوگوں سے ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. ڈپلومیٹک کمیونٹی میں اس بات پر تشویش پائی جاتی ہے کہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت وہ خود پاکستان کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہے. میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا جب یہ سزائیں ہوئی ہیں، تو میں نے 2-3 سفراء سے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ایک عدالتی نظام ہے، ہم اس کے اوپر کیا بات کریں، جائیے جا کے آپ اس کی اپیل میں جائیں. لیکن آپ جو ہے وہ مسلسل آپ کی یہ کوشش ہے، وہ جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، کہ اگر آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. فائنینشیل اسٹیبلٹی ایک انٹیگرل پارٹ ہے اس کا. اچھا، فائنینشیل اسٹیبلٹی اگر متاثر ہوتی ہے تو یہ آپ کی فائنینشیل سیکیورٹی کو ہارم کرنے والی بات ہے نا. اب پچھلے 1.5-2 سال سے جو حکومتیں ہیں وہ ان کی اٹموسٹ کوشش یہ ہے کہ پہلے جب اچھا IMF کے ساتھ جب پچھلی بار ایشوز تھے وہ کیا تھے؟ IMF کے ساتھ جو ایشوز تھے وہ یہ تھے کہ آپ کی سابق حکومت نے 3 بار ہم سے ڈیل کیا، تینوں بار ڈیل حاصل کی، لیکن پھر معاہدے سے مکر گئے اور پھر نیا وعدہ کیا. اس کے بعد آپ ذرا شیخ رشید کے وہ الفاظ کو ذرا غور کیجئے. انہوں نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ جو بانی PTI ہیں انہوں نے جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ، اور آپ کو یاد ہوگا نا وہ پیٹرول کی قیمت کم کی تھی اور کچھ اور چیزیں بھی کر دی تھی، اور 4 مہینے کا کیپ لگا دیا تھا پیٹرول کی قیمتوں پر. تو شیخ رشید نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے معیشت میں بارودی سرنگیں فٹ کر دی ہیں، اور بارودی سرنگیں جب فٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو چنتے چنتے بڑا ٹائم لگتا ہے، ڈیفیوز کرنا پڑتا ہے. اب بارودی سرنگیں چننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حکومت کے قیام کے بعد جو 2 ماضی کی بہت بڑی پولیٹیکل رائیول تھیں وہ دونوں جماعتیں مل کر آگے چل رہی ہیں. تو اب دنیا کو یہ اعتبار تو ہونا شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان میں جو ہے اب وہ پچھلا نظام اگلے 5 سال تک جو ہے وہ اس طرح نہیں رہے ہے جس طرح جیسے وہ حکومت تھی، تو ان کے ساتھ ڈیل کیا جا سکتا ہے. اب وہ آہستہ آہستہ، لیکن وہ بھی یہ دیکھیں گے نا کہ ہم نے اگر ہم نے 2 قدم بڑھانے ہیں، امریکہ کی بات کرنے فار دیٹ میٹر، اگر امریکہ یہ دیکھے گا کہ ہم نے 2 قدم بڑھانے ہیں تو پاکستان کتنے قدم بڑھائے گا. ضرورت ہماری ہے، ہمیں نئی منڈیاں بھی تلاش کرنا ہے، ہمیں آلٹرنیٹ ارینجمنٹس پر بھی جانا ہے، لیکن ہم نے جو اس وقت سر پر سوار چیزیں ہیں ان کے لیے ہم نے ان دوستوں کے ساتھ لے کر چلنا ہے، ورنہ ہماری معیشت جو ہے وہ جس نہج پر موجود ہے اس میں اور مسائل زیادہ آ سکتے ہیں. تو آج امریکی سفیر کی جو ملاقات تھی وزیر خزانہ سے، اس میں اگر آپ اس کے پریس ریلیز کو پڑھیں جو امریکن ایمبیسی نے جاری کیا، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو IMF کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے اس پر بھی، اور جو پاکستان کے ساتھ جو امریکہ کا 2 طرفہ بائیلیٹرل اکنامک پروگرام ہے اس پر بھی ہم آگے بڑھیں گے. اسی طرح چین آل ویدر فرینڈ ہے، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ آگے آتا ہے. اب اگلے مرحلے میں کویت آ گیا ہے. اب اس میں سعودی عرب کے آنے سے اور اعتماد پیدا ہوگا، اور ابھی وزیر اعظم نے ان کو دورے کی دعوت بھی دی ہے محمد بن سلمان کو. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر یہ 4 بڑے ملک آ جاتے ہیں اکنامکلی جو اسٹرانگ ہیں، اس کے نتیجے میں پاکستان کی اکنامک اسٹیبلٹی کی بنیاد رکھتی جائے گی. مسائل تو رہیں گے جیسے کہ کہتے ہیں کہ 2 سال تک لگے گا، لیکن یہ کہ چلنا شروع کر دیں گے تو وقت بھی کٹ جائے گا. قدم بڑھنا شروع ہو گئے.
अकील यूसुफजई साहब, मईशत की बात हो रही है तो बहुत ज़्यादा कर्जा भी बढ़ गया KPK के ऊपर, और फिर उस दिन गंडापुर साहब हमने जिस दिन प्रोग्राम किया, जब आप ये कह रहे थे ये क्या कुछ करने वाले हैं, शायद उन तक आवाज़ पहुंच गई, अगले दिन ही वो वज़ीर आज़म के पास भी पहुंच गए इस्लामाबाद में मुलाकात के लिए, और उनका ये कहना था कि नहीं मेरी बात सुनी गई है और ये कहा गया है कि मसले हल करेंगे। खुद क्या करना चाहिए? हम हुनर नहीं सिखा रहे, बस हुनर वही सिखा रहे हैं कि इधर आया दिलबर हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। तो ये क्या है? कब तक हम क्यों नहीं हुनरमंद बना रहे, क्यों नहीं सूबे लेवल पे, शहर लेवल पे वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ा पा रहे? देखो, मैंने जो मुजव्विज़ा या मुमकिना चीफ सेक्रेटरी पर ये जो इसरार कर रहे हैं मिसाल दी, तो उससे तो आप इनकी तरजीहात का अंदाजा लगाए ना, मगर खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो नहीं है ना। यहाँ पर तो और भी बहुत से स्टेक होल्डर है, इस तरह भी नहीं है कि इनको उस तरह खुला छोड़ दिया जाएगा। और अब के बाद आसार बता रहे हैं कि इनको वो वाली छूट नहीं मिलेगी जो जिस छूट की ये आदी है। देखो, एजाज साहब ने इकोनॉमी की बात की। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने और चंद एक साबिक वफाकी हुकूमतों ने, जिसमें शहबाज शरीफ की 16 महीने की हुकूमत भी शामिल थी, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के इन जंगज़दा इलाकों में 5-6 ऐसे मंसूबे शुरू किए हैं जिसकी तफसीलात अगर पाकिस्तान टेलीविजन और हम जैसे लोग सामने देकर आए तो लोगों की मायूसिया है वो खत्म हो जाएगी। आप यकीन करें कि इसी शुमाली वज़ीरिस्तान से जो गैस निकल रही है, यहाँ से जो तेल निकल रहा है, यहाँ पर आसपास जो ज़खायर है और मादनियात हैं, 60% प्रोजेक्ट वो मुकम्मल भी हो गए। आप यकीन करें कि ये मैं जो है ना वो तहरीक इंसाफ वालों के कीबोर्ड वाले की तरह जो है ना वैसे दावा नहीं कर रहा, मेरे पास मालूमात है और मेरे पास डेटा है कि पाकिस्तान को IMF समेत अमेरिका और चीन समेत किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सवाल ये है कि क्यों ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं ये बदतरीन हमलों की जद में है। इसमें किसी को जो है ना अफलातून बनने की जरूरत नहीं है। जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, जो चंद मुमालिक है जिनमें हमारे चंद इत्तेहादी मुमालिक भी शामिल हैं, उनको पता है अगर पाकिस्तान मुआशी तौर पर इन बलूचिस्तान की इन इलाकों से और खैबर पख्तूनख्वा के इन इलाकों में मौजूद ज़खायर से मुस्तफीद होने लगा तो फिर हमारी बदमाशी नहीं रहेगी, हमारी जो है ना जो एक ब्लैकमेलिंग की एक पॉलिसी है बार्गेनिंग की, वो नहीं रहेगी। और इस वाले जंग में आप यकीन करें, मुसद्दिक़ इत्तलात है कि इसमें इंटरनेशनल प्रैक्टिस के अलावा चंद मल्टीनेशनल्स भी शामिल हैं जो आप तीनों ज्यादा बेहतर समझते हैं कि उन्होंने भी फंडिंग की है उन लोगों को जो कि वहां से इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये तमाम चैलेंजेस मौजूद है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। मैं तो खैबर पख्तूनख्वा की बात करता हूँ कि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज मौजूद है सरमायाकारी के हवाले से, सीपैक के हवाले से, इवन सेंट्रल एशिया की तिजारत के हवाले से, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकात में जो ज़खायर मौजूद है खासकर तेल और गैस के, उस हवाले से अगर मिसमैनेजमेंट का मामला हल हो जाए और इन बेलगाम और बदमाश गोड़ों को जो कि खुद को सियासी लीडर कहते हैं और कारकुन कहते हैं, इनको लगाम दिया जाए तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है ना बहुत ताबनाक है। वक्त चूंकि कम है। अनीस फारूकी साहब, क्या ये जो हम पाकिस्तान के बारे में बातें कर रहे हैं, कभी आपने कनाडा में भी देखी है कि वो वहाँ पे जस्टिन ट्रूडो के बारे में ऐसी बात कही जा रही हो या वो किसी के बारे में बात कर रहे हो? नहीं, देखिए कारकर्दगी पे तो तनकीद होती है, इसमें कोई डाउट होनी नहीं भी चाहिए, लेकिन हाँ कारकर्दगी पे तो होती है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैं बस यही कहूँगा कि टाइम कम है कि सच शुक्र के इस वक्त पाकिस्तान महफूज हाथों में, ये बहुत बड़ी एक चीज़ है कि कम से कम अब हम यहाँ से एक आगाज़ कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को काम करने दिया जाए, इनको दूसरे मामलात में ना उलझाया जाए, इनको ये जो शरपसंदी चल रही है, दहशत गर्दी चल रही है, इन मामलात से दूर रखा जाए और इनको एक स्पेशल टारगेट दिया जाए कि आपका, और मुझे लग रहा है कि दिया भी गया है, जिस तरह से ख़जाना की वजारत को फैसिलिटेट किया गया है, ये एक अच्छा निशान है, अच्छा इशारा है। और उम्मीद की जाती है कि अब पाकिस्तान दोबारा से 2018 वाली पोजीशन से स्टार्ट लेगा, क्योंकि ये बीच का जो पीरियड है ना, ये तो आप माइनस कर दें। ये खेल में जो ना ट्राई बॉल थी, क्योंकि क्रिकेट की बात है तो क्रिकेट में ट्राई बॉल होती है, तो उन्होंने 3.5-4 साल जो है हमारे साथ ट्राई बॉल किए। अब सही मानों में खेल शुरू होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से वजारतें
نامنیٹ کی گئی ہیں، لوگوں کو دی گئی ہیں، بالکل کارکردگی کی بنیاد پہ، ہنرمندی کی بنیاد پہ. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس مشکل سے نکل آئیں گے. بہت شکریہ. آپ کینیڈا سے یہ امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے اندر بھی وہ جو دو موہی ہیں نا انہیں بھی یہ یقین ہو جائے اور پاکستان کی بہتری کی کوشش کریں. بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ کا. انیس فاروقی تھینک یو ویری مچ. عقیل یوسف زئی صاحب جلد ملاقات ہوگی آپ سے. ناظرین ہمارے ہاں آج ایک سیٹ خالی ہے. جناب صدیق ساجد سینئر صحافی انہوں نے آنا تھا، وہ وعدہ کیا تھا لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. یہ ذکر ضروری تھا، ضروری نہیں ہر صحافی بھی وعدہ پورا کرے. اس لیے بہرحال جو ووٹ لے کے آئے انہیں وعدے پورے کرنے ہوں گے. جس نے جہاں جہاں سے لیا ہے حلف بھی اٹھا لیے ہیں. جو کہہ رہے ہیں نا ماندے ہی نہیں ایسی حکومت، انہوں نے بھی حلف تو اٹھائے ہیں نا. کیا حلف اٹھایا؟ آئین پاکستان، دھرتی ماں، وفادار رہوں گا، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. وقت ہے اب جتنے وعدے کیے ان کو پورا کریں. جہاں جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں لوگوں کے مسائل حل کریں اور پاکستان کی نیک نامی کی کوشش کریں. اب دشمنی کی اجازت بہرحال نہیں دی جا سکتی. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.